प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की वार्षिक परीक्षा 2026 का मॉडल पेपर आपके स्क्रीन पे है। तो इस मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे सिलेबस को कवर करते हुए बनाया गया है। तो अब क्या करना है, आपको बस हर एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ना है, सुनना है और उस पर विचार करना है, फिर कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप क्या है, देखिए। एक वस्तु विराम अवस्था से h मीटर की ऊंचाई से गिरती है, यानी h मीटर ऊंची चोटी से गिरती है। पृथ्वी पर जब पहुंचेगी तो उसका वेग कितना होगा वो आपको निकालना है। सीधी सी बात ऐसे समझिएगा, किसी वस्तु को h मीटर ऊंचाई से ऐसे ड्रॉप कर दिया गया है, वो जब पृथ्वी पर पहुंचेगी, पहुंचने की कंडीशन में होगी, बिल्कुल टकराने की स्थिति में होगी, ऐसे बोलिएगा, तो उसका वेग कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला नंबर √2gh, वो है बी ऑप्शन है gh, और है gh/2, और चौथा ऑप्शन है 2gh। तो देखिए कैसे इसको देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये वस्तु ऊपर से गिराई गई, तो जब ड्रॉप की गई, विराम अवस्था से गिराई गई, कोई धक्का नहीं दिया गया, कोई फेंका नहीं गया है, तो u का मान कितना हो जाएगा, 0। u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। ठीक है, अंतिम वेग निकालना है, वो किस अक्षर से लिखा जाता है, v से लिखते हैं। ये हो जाएगा कितनी ऊंचाई से गिर के आई है, h ऊंचाई से गिर के आई है, और स्मॉल g का मान यानी कि गुरुत्वीय त्वरण कितना लिखा जाएगा, स्मॉल g लिखेंगे। तो गति का समीकरण लगाएंगे कौन सा, v² यूकल u² प्लस 2gh। गति का तृतीय समीकरण लगा दिया। v की वैल्यू पता करना है, तो v² लिख लीजिएगा, u² लिखिए, या 0 का स्क्वायर या 0, बात तो एक ही है, प्लस 2gh। तो v² हो गया 2gh, तो v निकल गया मान कितना, √2gh। ये हो गया इस प्रश्न का सही आंसर। ऑप्शन मिलाएंगे तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर है पहला, यानी ए, √2gh। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। पूछा गया रुद्धोष्म प्रक्रम होता है स्थिर ताप पर, स्थिर दाब पर, स्थिर उष्मा पर और स्थिर आयतन पर। तो रुद्धोष्म प्रक्रम है क्या, ये बताना है। तो स्थिर ताप पर, जैसे नाम से ही पता चला, स्थिर ताप, ताप में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ऐसा कोई प्रक्रम होगा, ऐसा परिवर्तन किया जाएगा जिसमें ताप में कोई परिवर्तन ना हो, क्या कहलाता है, समतापी प्रक्रम कहलाता है। स्थिर दाब समदाबी प्रक्रम हो जाएगा। स्थिर आयतन, स्थिर आयतन प्रक्रम हो गया, मतलब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब बचा कौन, स्थिर उष्मा। तो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है स्थिर उष्मा में, यानी रुद्धोष्म प्रक्रम में उष्मा का कोई आदान प्रदान होता ही नहीं है। ठीक है, और एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऑप्शन तो सही, सी सही हो जाएगा। एक ये ध्यान रखना है कि रुद्धोष्म प्रक्रम जल्दी जल्दी किया जाता है। जैसे गैस किसी बर्तन से निकल रही है, तेजी के साथ निकल रही है, तो प्रक्रम वहां पर कौन है, रुद्धोष्म प्रक्रम है। क्यों, क्योंकि गैस किसी बर्तन में, किसी सिलेंडर में रखी थी, तो उसका आयतन क्या था, निश्चित था, दाब भी कुछ फिक्स था। लेकिन जैसे वायुमंडल में वो फैलना शुरू होगी तो बहुत तेजी के साथ में फैलेगी, उसका आयतन बहुत जल्दी जल्दी फैलेगा, और उस आयतन को बढ़ने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा गैस द्वारा, वो उष्मा बाहर से ट्रांसफर उसके अंदर नहीं हो पाएगी, क्योंकि वायु उष्मा के सुचालक नहीं है, इसलिए वो स्वयं उसका ताप घट जाएगा। यही स्थिति होती है। ये किसी बर्तन से गैस तेजी के साथ निकलती है, जब आप हाथ वहां रखते हैं तो आपको बहुत ठंडा लगता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया, रुद्धोष्म प्रक्रम में उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, ये है स्थिर उष्मा पर ऐसा होता है। चलिए अब आगे देखिए क्या है। वायु में एनटीपी पर ध्वनि की चाल 300 मीटर प्रति सेकंड है। यदि वायुदाब बढ़ा के 4 गुना कर दिया गया,
वायु दाब बढ़ाएंगे और कितना गुना कर दिया गया, पहले का 4 गुना कर दिया गया, तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी वो आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक आपने सूत्र पढ़ा है, V इक्वल ध्वनि की चाल का गैमा P अपान डी। ठीक है, V इक्वल अंडर रूट गैमा P अपान डी, ये लाप्लास का संशोधन है, वैसे न्यूटन का सिद्धांत था जो, तो उससे यहाँ पर लाप्लास ने संशोधन किया था, गैमा इसके साथ में और जोड़ा था। तो ये P है दाब और D है घनत्व। जैसे कि आप यहाँ पर फार्मूले में देख रहे हैं कि यदि P यानी दाब बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पर दाब आप बढ़ाएंगे तो उसी रेशियो में घनत्व भी बढ़ जाएगा और P अपान डी की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए ध्वनि की चाल दाब पर डिपेंड ही नहीं करती है। दाब चाहे जितना कम करें और चाहे जितना ज्यादा करें, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसलिए यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 300 मीटर प्रति सेकंड। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, जब कोई बस अचानक मुड़ती है तो बस में खड़े यात्री बाहर की तरफ गिर जाते हैं, ये कारण बताइए। सब लोगों ने ऐसा देखा होगा, एहसास भी किया होगा, तो ये किस लिए ऐसा है ये आपको भाई बताना है। पहला दिया हुआ है ऑप्शन, उन पर बाहर की ओर लगने वाला बल, ये बताया। जड़त्व की वजह से, संवेग परिवर्तन की वजह से और त्वरण की वजह से, त्वरण परिवर्तन की वजह से। तो कोई वाहन जब अचानक मुड़ता है तो उसमें खड़े यात्री या बैठे यात्री बाहर की तरफ गिरते हैं, उसका कारण क्या है? यहां पर ये ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन है अंगाखंड, क्या बता रहे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बताओ, वो भी विमीय सूत्र बताना है। तो देखिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो चाहे गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, सब ऊर्जाओं का विमीय सूत्र तो एक ही होता है, और ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है ml² T की पावर -2। ये 8 है राइट आंसर इसका। चलिए अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए, ये तो हमने अभी क्वेश्चन पढ़े बहुविकल्पी, अब आ जाते हैं वर्णात्मक प्रश्न में। और वर्णात्मक प्रश्न का जो पहला खंड क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट नंबर है, दो वस्तुओं को एक ही प्रारंभिक वेग से फेंक दिया गया। कैसे? यहां पर ए नहीं, इसको अल्फा थोड़ा पढ़िएगा तो ठीक रहेगा, और 90 माइनस अल्फा कोणों से प्रक्षेपित कर दिया गया। मतलब दो वस्तुओं को एक ही वेग से, एक को अल्फा कोण से, दूसरा 90 माइनस अल्फा कोण से इसको फेंक दिया गया है। उनके द्वारा प्राप्त ऊंचाई जो होगी और परास में क्या अनुपात है वो आपको निकालना है। तो देखिए जरा, यहां पर क्या करेंगे, देखिए फार्मूला आपने पढ़ा है H = U² sin² थीटा अपान 2g। ये फार्मूला होता है H² U² sin² थीटा अपान 2g, सूत्र होता है महत्तम ऊंचाई का। अब वस्तुएं कितनी हैं? दो हैं, दोनों को एक ही वेग से फेंका गया, मतलब दोनों के लिए u की वैल्यू समान है, लेकिन थीटा की वैल्यू एक रखी है अल्फा और दूसरी रखी है 90 माइनस अल्फा। तो मैं यहां पर H1 लिख लेता हूं, इक्वल U² H1 U² sin² अल्फा अपान 2g। कुछ नहीं किया है, जहां पर थीटा था वहां पर अल्फा लिख दिया गया है। अब H2 = U² sin
स्क्वायर। अब यहां पर कोण कितना है, 90 माइनस अल्फा दिया है, तो आपको यहां पर 90 माइनस अल्फा कर देना है, अपान 2g लिख दीजिएगा। एक लाइन और आगे लिखिए, H2 इक्वल यू स्क्वायर। अब हाँ, यहां ध्यान दीजिएगा, 90 माइनस थीटा यदि होता है तो ये पड़ेगा, प्रथम चतुर्थांश में सबको पता है, पीछे क्लास से आप पढ़ करके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 90 होने की वजह से साइन बदल जाता है कॉस में, तो यहां पर बदल जाएगा ये कितना, कॉस स्क्वायर अल्फा अपान कितना, 2g हो गया। तो H2 इक्वल कितना हो गया, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपान 2g। अब क्या करिए, देखिए भाग दे दीजिए यहां पे, H1 अपान H2 ये ऐसे लिख दीजिएगा। तो यहां पर देखिए, पहले इसको लिखिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ध्यान दीजिएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान में क्या जाएगा, 2g हो जाएगा, लिख जाइए। फिर यहां पर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपान 2g, फिर से ध्यान दीजिएगा यहां पे, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपान 2g लिखा। तो अब यहां पर हम अपान में नीचे यहां लिख जाएंगे कितना, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और अपान 2g यहां पर लिख दिया है। देखो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2g से 2g कैंसिल हो गया। अब बचा कितना है वो देखिए, यहां पर H1 ये बचा, अपान H2 लिख लीजिएगा। और इधर देखिए कितना है, साइन स्क्वायर अल्फा अपान कॉस स्क्वायर अल्फा, ये दिस इज बनता है tan स्क्वायर अल्फा, ये लिखा कितना, tan स्क्वायर अल्फा। और अपान में कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब रेशियो ही तो लिखना था, तो यहां लिख देते हैं H1 अपान H2 ना लिख करके H1 अनुपात H2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1, यानी कि अनुपात 1। ये आंसर आपको यहां से पता चल गया है, ठीक है। आप इसको कमेंट जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इसको दोबारा जरूर रिवाइज करिएगा। अभी एक पार्ट लगा, दूसरा पार्ट और है भी यहां पर, क्या है देखिए, दूसरा पार्ट ये था, इसमें ऊंचाई में अनुपात तो निकाल लिया, परास में अनुपात कैसे निकलेगा। तो परास का सूत्र होता है आर इक्वल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, कितना होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी होता है। तो यहां लिखिए, पहला कोण कितना था, अल्फा, तो अल्फा ही हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा, R1 इक्वल यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपान जी। अब R2 लिख जाइएगा, R2 की जगह पे यू स्क्वायर साइन 2 और अल्फा की जगह पर क्या लिख दिया, 90 माइनस 2 अल्फा, तो हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा अपन ये हो गया जी। तो R2 इक्वल ये हो गया यू स्क्वायर। अब क्या करें, यहां पर साइन थी तो लिख ही लीजिए, साइन ये लिख लिया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 2 का 90 से गुणा हो जाएगा 180, तो 180 माइनस 2 अल्फा हो गया अपान जी आ गया। तो R2 इक्वल यू स्क्वायर। अब यहां पर देखिए 180 माइनस थीटा किस में पड़ गया, ये सेकंड चतुर्थांश में पड़ा, और सेकंड में तो साइन प्लस का होता है, तो प्लस साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, और ये हमारे पास बन जाएगा साइन 2 अल्फा अपान जी, ये हो गया।
अब यदि आप मिलाइए तो R1 और R2 को, ये दोनों R1 और R2 को, तो यदि R1 R2 आप देखेंगे दोनों सेम नजर आ रहे हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं R1 अप, ये है अपान R2, और इसको हम कितना लिख दें, भाग कर दें, तो भाग करने पर यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपान जी, और यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपान जी। ये साइन 2 अल्फा यू स्क्वायर जी और जी कैंसिल हो गया, कितना बचा, R1 अपान R2 इज इक्वल टू 1 अपान 1, यानी रेशियो निकल गया 1:1, यानी कि परास में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो याद रखना है कि किसी वस्तु को यदि अल्फा कोण पर फेंकेंगे एक निश्चित वेग से, उतने ही वेग से किसी दूसरी वस्तु को या उसी वस्तु को 90 माइनस अल्फा के कोण पर फेंकेंगे तो उनका परास क्या रहेगा, समान रहेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 16 किलोग्राम मीटर स्क्वायर तथा 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण वाले दो गतिशील पिंडों की घूर्णन गतिज ऊर्जाएं समान है, यानी घूर्णन गतिज ऊर्जाएं तो समान है इनकी, इनके कोणीय संवेगों का अनुपात कितना है वो आपको निकालना है। तो देखो यहां पर क्या लिख लिया, जड़त्व आघूर्ण को I से लिखते हैं तो I1 इक्वल 16 लिख लिया है और I2 इक्वल लिख दिया है 4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। घूर्णन गति ऊर्जाएं इनकी समान है, तो हम यहां पर घूर्णन गति ऊर्जा का सूत्र लिख देते हैं K इक्वल हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ये फार्मूला आपका जाना पहचाना है, K इक्वल हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर क्या किया जाए, K1 लिख लीजिएगा और यहां पर ऐसे लिख दीजिएगा K1 इक्वल हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, इसी तरह से आप यहां लिख लीजिएगा K2 और ये हो जाएगा हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। शर्त इन्होंने बताई क्या कि उनके घूर्णन गति ऊर्जाएं समान, इनके समान है, तो हम यहां लिख सकते हैं हाफ I1 ओमेगा स्क्वायर इक्वल हाफ I2 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर। ये 1/2 कैंसल आउट हो गया। अब जरा बता बेटा, ये कितना लिख देंगे, 16 लिखेंगे और ओमेगा 1 स्क्वायर आएगा, और इधर कितना आएगा 4 लिखेंगे, ओमेगा 2 स्क्वायर आएगा। अपान में लिख लीजिए यहाँ पर ओमेगा 1 स्क्वायर अपान ओमेगा 2 स्क्वायर, और ये 4 अपान बनेगा 16, 4/16, 1 और ये 4 हो गया। अब ले लीजिए क्या, वर्गमूल ले लीजिएगा, तो ये ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1/2, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 इक्वल 1/2, ठीक है। अब यहां से काम हल होने वाला नहीं है, बल्कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना था कोणीय संवेग, और कोणीय संवेग को लिखते हैं J इक्वल टू हाफ I, J इक्वल I ओमेगा, ये फार्मूला बनता है J इक्वल टू I इंटू ओमेगा। तो यहां पर लिख देते हैं J1 लिख लिया, I1 ओमेगा 1 लिख लिया। इसी तरह से क्या लिख लीजिएगा, J2 ऐसे लिख दीजिए यहां पर J2 और इक्वल का निशान लगा लीजिएगा, और ऐसे डिवाइड का भी निशान लगाइएगा, तो I1 ओमेगा 1 और I2 ओमेगा 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फार्मूला आपको पहले से पता है J इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। तो J1 इक्वल I1 इंटू ओमेगा 1, J2 इंटू I2 इंटू ओमेगा 2। तो J1 लिखा अपान J2 लिखा, I1 का मान कितना है, 16 है, लिख जाइए बेटा 16 अपान 4 कर लीजिएगा, ठीक है। और ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी निकाली, 1/2 निकाल दीजिए। जरा फिर से देखिएगा,
यहां पर I1 और I2 का मान आपको दिया हुआ है 16/4। I1 का मान 16 है, I2 का मान 4 है। ओमेगा 1/ओमेगा 2 की वैल्यू आपने 1/2 निकाल ली है। ये हो जाएगा आपका 4 और ये होगा यहां से 2 कैंसिल जब करेंगे तो J1/J2 इक्वल 2:1। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। 0.1 मोल नाइट्रोजन को 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 327 डिग्री सेंटीग्रेड तक नियत ताप तक गर्म किया गया है। नाइट्रोजन द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। सीपी और सीवी की वैल्यू दे रखी है तुमको। ठीक है, तो ये म्यू का मान दिया हुआ है, तो म्यू यहां पर आप लिख लेते हैं। म्यू का मान है 0.1 और यहां पर कितना है ये देखो, सीपी की वैल्यू दे रखी है और सीवी की वैल्यू दे रखी है। तो स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा दे रखी है, तो सबसे पहले यहां पर क्यू पता कर लेंगे कि स्थिर दाब पर कितनी उष्मा की जरूरत हुई। तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला होगा क्यू इक्वल म्यू इंटू सीपी इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी कहां से लाएंगे, 27, ठीक है, 27 + 273 और 373 + 273, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे और डेल्टा टी आपको यहां से मालूम हो जाएगा। तो ये डेल्टा टी निकल गया। क्यू यहां से निकाल लेंगे। डब्लू कितना निकलेगा, कितनी किए गए कार्य की गणना निकालनी है, तो यहां पर यू पता कर लीजिएगा कितना होगा। तो ये हो जाएगा आपका म्यू इंटू सीवी इंटू डेल्टा टी। सेम ऐसे ही इसको यहां से निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या बनता है, डेल्टा यू इक्वल क्यू माइनस डब्लू। बस करना क्या है, डब्लू को आप निकालना है, ये क्यू में से ये यू को या डेल्टा यू को माइनस कर देंगे। या हम ऐसे बोलें कि इस वाले मान से इस वाले मान को माइनस कर देंगे और वही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए क्या है, संघट्ट किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, आपको इसको लिखना है, थ्योरिकल क्वेश्चन है। फिर देखिए, किसी गैस के ताप का परम ताप 4 गुना कर देने पर उसकी गति ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी। तो परम ताप 4 गुना कर देने पर गति ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी, ई समानुपाती √T होता है। क्या होता है समान क्वेश्चन में, ई समानुपाती √T ये सूत्र बनता है। तो गति ऊर्जा को मान निकालना है, जबकि परम ताप को कितने गुना किया गया है, तो हम चाहे ऐसे लिख लें, E1/E2 इज इक्वल टू √T1/T2। ठीक है, क्या लिखेंगे जरा फिर से देख लीजिएगा। ये तो सूत्र बन गया, फिर यहां लिख देंगे E1/E2 इक्वल √T1/T2। तो E1 के स्थान पे E लिख लो, इसके स्थान पे E2 लिख लो, T1 के स्थान पे कैपिटल T लिख दो, और परम ताप को 4 गुना कर दिया गया, तो आप यहां पर 4T लिख लो। अंदर अंदर से T तो कट गया, तो अब E/E2 इक्वल ये हो जाएगा √1/4। अब निकाल लो अंडर रूट, तो अंडर रूट निकालेंगे तो E/E2 इज इक्वल टू 1/2। E2 का मान पता करना था, क्रॉस गुणा कर लिएगा, तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2E, यानी गति ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, और यही आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक व्यक्ति किसी गेंद को ऊपर फेंककर 8 सेकंड बाद पुनः पकड़ लेता है। मतलब गेंद को फेंका और 8 सेकंड बाद कैच कर लिया। मतलब ये कि गेंद 4 सेकंड गई ऊपर और 4 सेकंड आई नीचे। अब क्वेश्चन क्या कहा गया, किस वेग से गेंद को ऊपर फेंका गया है। गेंद को किस वेग से ऊपर की तरफ फेंका गया है, यानी कि ऐसे समझिएगा, जब ये 8 सेकंड बाद गेंद लौट के आती है, तो
ये आपको ध्यान रखना है कि किसी वस्तु को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो जितनी देर या जितने समय तक वो ऊपर जाती है उतने ही समय तक वो नीचे आती है। ठीक है, या हम ऐसे कहें ऊपर जाने में लगा हुआ समय और नीचे आने में लगा हुआ समय इक्वल होता है। तो गेंद को उसने फेंका और 8 सेकंड बाद कैच कर लिया, इसका मतलब हुआ कि ये गेंद 4 सेकंड तक गई ऊपर और 4 सेकंड तक के आई नीचे। अब क्वेश्चन यहां पर क्या दिया गया है, किस वेग से गेंद को फेंका गया है। तो फार्मूला लगा दीजिएगा v इक्वल यू माइनस जी टी, क्योंकि वस्तु कहां गई थी, ऊपर की तरफ। और एक बात, जितने वेग से वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा जब लौट के आएगी तो उसका वेग उतना ही होगा। ठीक है, तो अब चाहे इसको ऐसे लगा दें, 2 सेकंड में वस्तु को ऊपर से गिराया गया है, मुक्त रूप से छोड़ा गया है, 2 सेकंड में वो पृथ्वी पर बिल्कुल या हाथ में आ जाती है। तो आने से पहले यानी कैच करने से पहले उसका वेग कितना है, तो ऐसे भी आप लगा सकते थे। ठीक है, तो चाहे इसको ऊपर फेंक के दिखाइए और चाहे नीचे पकड़ के दिखाइए, दोनों कंडीशन में वही बात हुई है। तो v इक्वल यू माइनस जी टी, यहां पर अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा, ये सबको पता है, क्योंकि जब तक वस्तु का वेग अंतिम 0 नहीं होगा वो वापस लौटना नहीं शुरू करेगी। शुरुआती वेग पता नहीं है, यहां पर u लिख दीजिएगा, g का मान अपनी तरफ से 10 लिख दीजिएगा और टाइम लिखेंगे 4 सेकंड। बस सवाल में खास बात यहां पर यही है, क्योंकि 8 को यहां पर भाग कर देंगे 2 से 4 सेकंड, तो आंसर मिल गया। फिर कितना पक्षांतर करेगा तो आ जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड, यानी वस्तु को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो पलट के 8 सेकंड बाद हाथ में आ जाएगी। ठीक है, कितनी ऊंचाई पर वेग शून्य होगा, अब कितनी ऊंचाई पर वेग शून्य होगा, तो अब चाहे फार्मूला आप लगा लीजिएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अंतिम वेग कितना 0 और शुरुआती वेग कितना 40 है, तो आप यहां पर 40 गुणा 40 दो बार यहां बोल देते हैं, माइनस 2 और g के मान अपनी तरफ से 10 लिख देंगे। जहां कहीं पर g का मान नहीं दिया है तो अपनी सुविधा अनुसार मान लिख सकते हैं, जिससे कैलकुलेशन आपका आसान हो जाए। इधर पक्षांतर करिएगा तो आएगा 2 गुणे 10 इंटू एच इज इक्वल टू 40 गुणा 40। बता बेटा, अब भाग करना रहेगा, 1 0 इधर से काटिए, कट गया, यहां से भी इसको काट देंगे तो 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 80 मीटर। कितने मीटर वस्तु जाएगी, 80 मीटर वस्तु ऊपर की तरफ गई होगी। ठीक है, 0 इधर से हो गया और 2 का, ठीक है सही है, यहां तक लग गया। अगला क्या है, घर्षण बल से आप क्या समझते हैं और दो तलों के बीच घर्षण गुणांक किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो घर्षण बल क्या है, जब कोई वस्तु किसी तल पर चलती या फिसलती है तो उसकी गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, और घर्षण बल प्रॉफिट भी है और लाभ भी, जैसा कि हर एक वस्तु के दो पहलू होते हैं, एक फायदा और एक नुकसान, तो उसी तरह से घर्षण बल का फायदा भी है और नुकसान भी है। इसके विषय में आप विधिवत पढ़ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यह द्रव्यमान तथा लंबाई को MK पद्धति में मापा जाए तो पारे का घनत्व कितना है वो आपको निकालना है। देखिए, अब इसको सवाल को थोड़ा घुमा दिया है, शायद समझ में ना आ रहा हो, बस ये समझिएगा, विमी विश्लेषण जब आपने लेसन पढ़ा तो उसमें ये पढ़ा आपने कि एक पद्धति से मात्रक को दूसरी पद्धति में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो वही कन्वर्ट करने वाला ही तो नियम लगाया गया। पारे का घनत्व CGS सिस्टम में है और आपको किस में बदल देना है, MKS सिस्टम में बदल देना है। ठीक है, पारे का घनत्व CGS सिस्टम में है और MKS सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है। अब इसका लगाने का तरीका क्या है वो हम आपको बेसिक से बताते हैं, जरा समझिएगा। देखिए, सबसे पहले जिसको हमको बदलना होता है उसका विमी सूत्र
निकालते हैं। यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो बिमी सूत्र आप पता करिएगा, और बिमी सूत्र तभी पता चल पाएगा जब उस भौतिक राशि का आपको सूत्र पता चलेगा। तो यहां पर सबसे पहले घनत्व को लिखते हैं मात्रा बटे आयतन। मात्रा को तो आप m लिख लेंगे और आयतन को l लिखेंगे, l की पावर 3, लेकिन ये नीचे बटे में था, ऊपर गया यानी अंश में जाएगा तो पावर का साइन बदलेगा और यहां पर हो जाएगा -3। ये बिमी सूत्र निकल गया, m l की पावर -3 हो गया। अब एक काम लगे हाथ और करते हैं, ये तो होने के बाद यहां पर लिखेंगे m की पावर 1 लिख लेंगे, l की पावर -3 लिखेंगे और t की पावर है कुछ नहीं तो यहां पर 0 लिख देते हैं। क्या लिखा है, m की पावर 1 लिख लिया है, t की पावर -3 लिखा है, और सॉरी l की पावर -3 लिखा है और t की पावर 0 लिख लिया है। उसके बाद क्या करना है, आपको m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c से तुलना करना है, कंपैरिजन करना है, तुलना करना। इतना तो आपको काम करना ही है। अब तुलना करेंगे तो क्या है, देखो बेटा जरा m को आप बंद करिए, m को देखो मैंने यहां बंद कर लिया, m को बंद किया तो क्या दिख रहा, पावर के रूप में a दिख रहा। इधर m को बंद करिए, पावर के रूप में क्या दिख रहा, 1 दिख रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि a के स्थान पर कितना है, 1 है। इसी तरह से बढ़ जाइए तो b के स्थान पे कितना है, -3 है, और c के स्थान पे कितना है, 0 है। यानी आपने क्या किया, तुलना करके a, b और c की वैल्यू पता कर ली। उसके बाद क्या करना है, आपको एक सूत्र लिखना है, और हाँ जो मान दिया होता है ये वाला मान n1 होता है। क्या होता है, ये n1 होता है। कितना है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मात्रक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब एक सूत्र कौन सा बनता है वो जरा बिल्कुल गौर से सुनिएगा और बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएगा, समझिएगा। n2 = n1 लिखेंगे इतना, और 3 लगाएंगे बड़े ब्रैकेट। ये मैंने 3 बड़े ब्रैकेट लगा दिए बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तीनों में बटे की लाइन खींच दी, ये हो गया, और m/m लिख लिया है, l/l लिख लिया है और t/t लिख लिया है, ठीक है। कुछ ऐसे लिख लिया है। यदि आप थोड़ा देखिएगा हमारी नजर से तो आपको तीनों ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज मतलब m/m, l/l और t/t लिखा नजर आएगा, ठीक है। ऐसा लिख दीजिएगा। ऊपर 1 1 1 लिख जाएंगे, यानी m1 लिखेंगे, यहां पर l1 लिखेंगे, t1 लिखेंगे और 2 2 और 2 लिखेंगे। ऐसा कुछ कर लेंगे, ठीक। और पावर a, b और c लिख लेंगे। इस तरह इससे सूत्र बन गया। अब इसको कैसे आप याद कर लेते हैं वो आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, ठीक है। अब लिखिए n2 = n1 का मान कितना है, मान है 13.6, तो 13.6 यहां आप लिख जाइए, 13.6 ये हो गया। अब देखो यहां पर m का मतलब है द्रव्यमान किस में है, ग्राम में है, तो आप यहां ग्राम लिख दीजिएगा। बदलना किस में है, m का मतलब है मीटर से, k का मतलब है किलोग्राम से, तो यहां पर आप किलोग्राम लिख जाएंगे, किलोग्राम। और पावर कितनी है, a है तो a पावर लगा जाएंगे। लंबाई किसमें है, यहां पर सेंटीमीटर में है, तो हम इसके क्यूब से मतलब नहीं है, बस सेंटीमीटर में है, और यहां पर आएगा मीटर में, ठीक है। और हाँ देखो ये यहां t का मतलब सेकंड और t1 का मतलब सेकंड और t2 का मतलब सेकंड। फिर भी यहां पर एक बात ध्यान रखना है, यदि मात्रक एक जैसे हैं, सेकंड सेकंड होता या मीटर मीटर होता, ग्राम ग्राम होता, तो उसको फिर यहां पर लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। या जिसकी पावर 0 है, यानी जिसका c का ABC में जिसका मान 0 है, उसको भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर देखिए c की वैल्यू 0 है, यानी कि यहाँ पर c वाला जो पावर तीसरा वाला पद है उसको हम यहां पर नहीं लिखेंगे। अब आगे क्या करिए, देखें n2 =
13.6 लिखे। यहां पर क्या करना है, किससे किस में बदलना, इससे हमारा मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ मतलब यह है कि दोनों भौतिक राशियां एक ही चीज को प्रदर्शित करें। तो देखो यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया है और ग्राम मैंने लिख लिया। 1 किलोग्राम आपसे कहा जाए और चाहे आप कहें सर 1000 ग्राम, बात तो एक है। ठीक, तो बात जब एक ही है तो मैं 1 किलोग्राम ना कह के 1000 ग्राम कह देता हूं। तो यहां पर 1000 ग्राम लिख जाइएगा, 1000 ग्राम ये हो गया। और ए की पावर कितनी है, 1 है, तो आप यहां पर 1 लिख जाइएगा, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आप लिख जाइएगा, और मीटर को कहेंगे 100 सेंटीमीटर, यहां तक भी कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन पावर कितनी है, पावर तो 3 है, देखो यहां पे माइनस का 3, तो मैं यहां पर -3 पावर लगा देता हूं। यदि आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो इतनी चीज आप बहुत आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम कहीं पर है ही नहीं। अब करना क्या है, इस ग्राम और ग्राम को चाहे आप काट दीजिएगा चाहे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि दोनों जैसी यूनिट एक जैसी है। ग्राम ऊपर भी लिखा, ग्राम नीचे भी लिखा, सेंटीमीटर ऊपर और सेंटीमीटर नीचे भी लिखा, तो हम इसको ऐसे छोड़ भी सकते हैं और काट भी सकते हैं। अब बस लास्ट स्टेप रह गया है, N2 = 13.6 ये हो गया। अब बताइए 1/1000 लिखा है, उसकी पावर 1 है, तो पावर 1 होने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जस की तस लिख दी जाती है। तो आप गुणे में 1/1000 लिख जाएंगे। आराम से इसको देखिए यहां तक के। ठीक, अब जरा यहां से गौर करना है, दूसरे ब्रैकेट में है 1/100 लिखा हुआ है। 1/100 का मतलब है ये बटे में लिखा हुआ है, यानी इसको हम 10 की पावर 2 समझें। जब ऊपर ये जाएगा तो 10 की पावर ये -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जब अंश से हर में, हर से अंश में परिवर्तित करते हैं तो पावर का साइन बदलते हैं। तो 100 की पावर 2 यहां लिखा था, सॉरी 100 लिखा है, इसका मतलब 10 की पावर 2 लिखा है। जब ऊपर जाए तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, और -3 पहले से लगा है। ठीक है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 2 माइनस का और इंटू -3। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, 10 की पावर -2 और -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा पावर। ठीक, तो अब कितना बचा, N2 = 13.6 और गुणा 1/1000। और बताइए 10 की घात 6 का मतलब हुआ 10 की घात 3 और 10 की घात 3, बात तो एक ही है। तो मैंने 10 की घात 3 लिख दिया और 10 की घात 3 लिख लिया, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। और -2 और -3 का गुणा हो गया +6। अब 1000 को 10 की पावर 3 से कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बचा कितना, बस आंसर है तो कॉपी है। N2 = 13.6 × 10 की पावर 3। अब हाँ, यहां पर जो मात्रक था, पहले ग्राम था, वो किसमें बदल गया, किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम लिख दीजिएगा, प्रति का निशान लगाइएगा। सेंटीमीटर था, किसमें बदल गया, मीटर में। पावर 3 थी तो पावर 3 लगा देंगे। तो ये हमारा अब निकल करके आंसर ये मिल गया, 13.6 × 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको दोबारा जरूर हल करिएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में, क्या है, अधिक दाब क्या है, इसके विषय में लिखना है। फिर लिखना है 2 mm त्रिज्या की द्रव की बूंद के भीतर अधिक दाब का सूत्र बताइए, और द्रव का पृष्ठ तनाव दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो त्रिज्या है कितनी, त्रिज्या है 2 mm, तो आप 2 लिख देंगे। mm का मतलब हो गया 10 की पावर -3, और त्रिज्या को हम कैपिटल R भी लिख सकते हैं, स्मॉल r भी लिख सकते हैं, कोई यहां पर दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये mm मालूम हो गया, 2 × 10⁻³ मीटर। बूंद के भीतर अधिक दाब निकालना है, ध्यान दीजिएगा, बूंद के भीतर अधिक दाब। तो बूंद के भीतर अधिक दाब होता है 2T/R।
ठीक है। तो अब सूत्र पता चल ही गया है, तो P बराबर हो जाएगा कितना, 2 कैपिटल T अपान R। बस इसमें मान डालना है और आंसर आपको निकालना है। ठीक है, 2T अपान R, T का मान देखो यहां पर लिखा हुआ, R का मान आपको मालूम है। अनुगत सिद्धांत के आधार पर वायल के नियमों की व्याख्या करना, बिल्कुल आप इसको तैयार करिए। अगला क्या है, सरल आवर्त गति का प्रतिबंध क्या है, सरल लोलक के आवर्त काल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो सरल आवर्त गति के प्रतिबंध आपको बताए गए हैं, उनको रिवाइज कर लीजिएगा। और व्यंजक का सूत्र मैं यहां पर लिख लेता हूं, कैपिटल T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपान G, ये सूत्र बनता है। ठीक है, कैपिटल T इक्वल 2 पाई अंडर रूट L अपान G। यहां पर एक बात हम आपको और बता दें, देखिए पढ़ा भी होगा, जैसे फिर से चलिए यहां लिख देते हैं, कैपिटल T इक्वल 2 पाई अंडर रूट L अपान G, ये होता है। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि कैपिटल T समानुपाती अंडर रूट L के, लेकिन लंबाई बढ़ेंगे तो आवर्तकाल बढ़ेगा, ये बात तय है कुछ हद तक के। लेकिन अब ऐसा नहीं, लंबाई को बढ़ाते गए कर दिए अनंत लंबाई, बहुत लंबाई कर दी, इन्फिनिटिव क्या है वो आप ही मत समझ सकते हैं। तो आपके हिसाब से इस फार्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, आवर्तकाल भी अनंत हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये याद रखिएगा, अनंत लंबाई का सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो लगभग 84.6 मिनट के बराबर होता है। कितना होता है, अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 84.6 मिनट होता है। या हम ऐसे बोलें कि मैक्सिमम आवर्तकाल 84.6 मिनट होता है। या हम ऐसे और भी कह सकते हैं कि यदि कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के नजदीक चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के पास में चक्कर लगा रहा है, तो जितनी देर में वो चक्कर लगाएगा पृथ्वी का, उतना ही आवर्तकाल होता है। ठीक है, चलिए इसको भी आगे छोड़ते हुए बढ़ जाते हैं। ये है तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ कंपनों के नियम लिखने हैं। और दूसरा नंबर है, किसी सोनोमीटर के तार में तनाव को 21% बढ़ाने पर मूल आवृत्ति 5 हर्ट्ज बढ़ जाती है, तनाव लंबाई 10% बढ़ाई जाए तो नई उसमें जो है आवृत्ति क्या होगी वो आपको बताना है। ठीक है, तो आवृत्तियों में रिलेशन आपको लिखना है, तो उससे आपके सवाल लगाइएगा। और फिर अगला नंबर यहाँ पर उष्मा का विकिरण संबंधी नियम क्या है, वीन का विस्थापन नियम क्या है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, लैम्डा m इंटू कैपिटल T इक्वल नियतांक। ठीक है, ये नियतांक, इसको आप देखिएगा। स्टीफन का नियम क्या है, E समानुपाती T की पावर 4। अगला क्वेश्चन है, एक डोरी को जिसमें 129.6 न्यूटन का तनाव बल लगा है, एक स्वरित के साथ कंपन करने पर 10 विस्पंद उत्पन्न होते हैं, डोरी का तनाव 160 कर दिया जाता है, तो वह स्वरमेल में हो जाती है, और स्वरित की मूल आवृत्ति क्या है वो आपको निकालना है। तो चलिए सूत्र मैं लिख ही देता हूं यहाँ पर, N इज इक्वल टू होता है 1 अंडर रूट T अपान M। ठीक है, अब यह हम बोलें कि N1 अपान N2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 अपान T2, इस फार्मूले को आधार मान करके आपको सवाल ये लगाइएगा। अगला नंबर क्या है, साबुन के घोल के बुलबुले का व्यास 2 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 5 सेंटीमीटर कर दिया गया, कितना कार्य करना पड़ा ये आपको निकालना है। तो देखो कैसे इसको लगाएंगे, ये व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो आप क्या करिए R1 लिख लीजिएगा, कितना R1 लिखेंगे 1 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर, ये R1 हो गया। और R2 है 5 सेंटीमीटर, व्यास 2 से बढ़ा के 5, तो ये जाएगा 5/2 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर, ये लिख लीजिएगा। R1 और R2 यहां से मालूम हो जाएगा। तो पहले क्षेत्रफल कितना है, यहां पर आप A1 पता कर लीजिएगा, तो हो जाएगा, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर, तो 4 पाई R1 स्क्वायर। और इसी तरह से A2 का मान पता करेंगे 4 पाई R2 स्क्वायर। अब क्या करना है, आपको डेल्टा A निकाल लेना है। डेल्टा A निकालने के लिए A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, A2 माइनस A1। अब कितना कैलकुलेशन आएगा ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कैलकुलेशन करिएगा। और पृष्ठ तनाव यहां पर दिया हुआ है कैपिटल T। अब W इज इक्वल टू
2 टू डेल्टा ए। ये फार्मूला विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्यों अभी मैं बता रहा हूं। W इक्वल T/2 डेल्टा ए। ठीक है, क्यों लिखा del2? क्योंकि साबुन का ये बुलबुला है, और बुलबुले में दो मुक्त पृष्ठ होते हैं, क्योंकि बुलबुले के अंदर लिक्विड नहीं होता बल्कि वायु होती है, तो इसलिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगला नंबर क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन ये है, घूर्णन करते हुए दो पिंडों ए और बी के कोणीय संवेग बराबर हैं। ए का जड़त्व आघूर्ण बी के जड़त्व आघूर्ण का आधा है, तो उनकी गति ऊर्जाओं का अनुपात क्या है वो आपको निकालना है। तो देखिए, घूर्णन करते हुए दो पिंडों का कोणीय संवेग बराबर है, कोणीय संवेग यानी जे दोनों का बराबर है। ए की जड़त्व आघूर्ण बी के जड़त्व आघूर्ण का कितना है? आधा है। तो ए का जड़त्व आघूर्ण जो है बी का कितना है? आधा है। तो आई बी मान ले, यहां पर ए का जड़त्व आघूर्ण बी की अपेक्षा आधा है, बी की अपेक्षा। तो हम यहां पर आई ए का मान जो होगा वो आई बी का आधा है, ये बताया इन्होंने। ए का जो जड़त्व आघूर्ण है वो बी का क्या है? आधा है। तो उनकी गति ऊर्जाओं में अनुपात बताइए। तो यहां पर एक चीज और उन्होंने कही है, जे इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। जे इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा ये दिया है। दोनों बराबर हैं, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं आई ए इंटू ओमेगा ए इज इक्वल टू आई बी इंटू ओमेगा बी। यहां तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अब ये कह रहे हैं आई बी का जो मान है, आई ए का मान आई बी का कितना है? आधा है। तो आई ए की जगह पर हम लिख लेते हैं आई ए के स्थान पे आई बी अपान 2, और ये ओमेगा ए हो गया है, और आई बी इंटू ओमेगा बी। आई बी से आई बी तो कट गया, तो अब कितना बचा? ओमेगा ए अपान ओमेगा बी लिख लीजिएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा 2/1। ये रिलेशन आपको यहां से मालूम हो गया। ठीक है, अब उनकी घूर्णन गति ऊर्जाओं में अनुपात बताइए। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या बनता है? K इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। K इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर हम K1 लिख लें या KA लिख लें, IA लिख लें और ओमेगा ए लिख लें। ठीक है, तो KB लिख लें, 1/2 IB लिख लें, और ओमेगा बी का स्क्वायर लिख लें। यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब क्या करिए जरा देखिए, यहां पर आ जाइए, KA अपान KB लिख लीजिएगा। तो ये 1/2 तो मैं यहां से हटा ही देता हूं, ऐसे ही 1/2 हट जाएगा। तो ये बन जाएगा कितना? IA ओमेगा ए स्क्वायर और IB ओमेगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो KA अपान KB ये लिख जाओ। IA के स्थान पे IB/2 कह सकते हैं, तो आप यहां पर बोलिएगा IB/2, और IB ऑलरेडी था तो यहां लिख लीजिएगा। अब यहां देखिएगा, ओमेगा ए अपान ओमेगा का स्क्वायर कर दीजिएगा, ओमेगा ए अपान ओमेगा बी का स्क्वायर करेगा 4/1 हो जाएगा। तो यहां पर आप 4/1 लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर स्क्वायर है देखो, और ये ओमेगा ए अपान ओमेगा बी लिखा है। ये इधर से कट गया, इधर से हटा दीजिएगा। तो KA अपान KB का जो मान आ गया 2/1 हो गया, और यही हुआ इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, अगला नंबर क्या है देखो, एक ठोस गोला जिसका द्रव्यमान दिया हो, इसकी त्रिज्या दे रखी है, अपने व्यास के परितः 10 चक्कर लगा रहा है, उसकी गति ऊर्जा निकालिए। तो पहले आई निकालिएगा, गोले का जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा 2/3 mr²। द्रव्यमान और त्रिज्या मालूम है, तो पहले यहां पर
गोले का जड़त्व आघूर्ण आप निकालेंगे I इज इक्वल टू 2/5 नहीं 2/3 mr²। mr², m यहां से, r यहां से, I आपको यहां से मालूम हो जाएगा। ठीक है, अब निकालना है गति ऊर्जा, तो k का फार्मूला होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को लिखेंगे 2πn का स्क्वायर, 2πn²। तो देखिए n का मान आपको 10 दिया हुआ, यहां से तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है, k इक्वल हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा को क्या बोलेंगे 2πn, और n का मान यहां 10 लिख देंगे, आंसर यहां से निकल जाएगा। फिर रह गया कोणीय संवेग, j इक्वल टू होता I इंटू ओमेगा। I का मान तो आप पहले से निकाल ही चुके हैं, और ओमेगा का मान भी यहां से आपको मालूम है। ठीक है, तो इसको यहां पर लगाइएगा। अगला आता है बर्नौली की प्रमेय को समीकरण रूप में बताइए, इसके पदों का अर्थ बताइए। तो बर्नौली की प्रमेय है क्या? जब कोई असंपीड्य स्यांद्रो किसी नली में धारा रेखी प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके प्रत्येकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब, गतिज और स्थिति ऊर्जा का योग अचर रहता है। एक बार फिर से सुनिएगा, जब कोई असंपीड्य स्यांद्रो किसी नली में धारा रेखी प्रवाह में बहता है तो नली के या मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रति एकांक आयतन की या द्रव के प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा यानी दाब, स्थिति और गति ऊर्जा का योग क्या रहता है? अचर रहता है। समीकरण यहां हम लिख देते हैं, है क्या? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर नियतांक। ये है समीकरण, ये है दाब ऊर्जा, ये है गति ऊर्जा और ये स्थिति ऊर्जा है। बस एक लगे हाथ क्वेश्चन हम आपको देते हैं HW में, जो है यहां पर पृथ्वी के केंद्र से आपको उस बिंदु की तलाश करनी है, दूरी बताना है जहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ है, और इस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का भी मान बताइए। यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी दे रखी है और उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव की वैल्यू आपको पता करना है। तो ये आपको अपने आप लगाना है, ये समझिए मैंने इसको आपके लिए HW में दे रखा है। अब HW काम भाई जरूर करिएगा, क्योंकि HW जितना ही आप करेंगे उसका उतना ही बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए ये था आज का सेशन, जिसको मैंने इस पेपर को ज्यादा से ज्यादा कवर करा दिया है, बता दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि को पूरा दोबारा फिर से रिवाइज करिए, अपने यार दोस्तों को भी बताइएगा, क्योंकि अकेले पढ़ने से वो मजा नहीं आता है। जब ज्यादा लोग बैठते हैं तो उनके सबके विचार भी आपको पता चलते हैं। तो यहाँ पर एक तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बहुत से लोगों से आदान प्रदान अपने विचारों का कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार रहेगा आपको अगले सेशन का, जिसमें हम बहुत ही बेहतरीन आपको कोई मॉडल पेपर या फिर कोई अच्छा टॉपिक यहाँ पर हल कराएंगे। तब तक के लिए फिर जय हिंद, धन्यवाद।